प्राचीन भारतीय इतिहास के एक स्रोत के रूप में पुरातत्व विज्ञान की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी, प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह वस्तुएं, शिलालेख, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, भवनों के अवशेष और मानव कंकाल जैसे भौतिक प्रमाणों के अध्ययन पर आधारित है। जहां साहित्यिक स्रोत कभी-कभी पक्षपाती या अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं, वहीं पुरातात्विक प्रमाण ठोस और विश्वसनीय माने जाते हैं। हालांकि इसकी अपनी सीमाएं और चुनौतियां भी हैं, जिनके कारण केवल पुरातत्व विज्ञान के आधार पर संपूर्ण इतिहास नहीं लिखा जा सकता। प्राचीन भारतीय इतिहास में पुरातत्व विज्ञान का महत्व। प्रागैतिहासिक और आदि ऐतिहासिक संस्कृतियों का अनावरण। पाषाण युग, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक की जानकारी केवल पुरातात्विक खोजों से ही संभव हुई है। भीमबेटका, गुफा चित्र, मेहरगढ़, प्राचीन कृषि स्थल जैसे स्थलों से प्राचीन मानव सभ्यता का ज्ञान मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज ने सिंधु घाटी सभ्यता को आधुनिक विश्व के सामने प्रस्तुत किया। नगरों और बसावटों का अध्ययन। हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगा जैसी जगहों से नगर नियोजन, जल निकासी और व्यापार प्रणाली का पता चलता है। वैदिक और मौर्यकालीन शहरों जैसे हस्तिनापुर, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र की खुदाई से नगरों के विकास की जानकारी मिलती है। शिलालेख और सिक्कों का योगदान। शिलालेख, एपिग्राफी अशोक के अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख और रुद्रदमन का जूनागढ़ लेख तत्कालीन शासन, समाज और धर्म की जानकारी देते हैं। सिक्के, न्यूमिस्मैटिक्स मौर्य, शक, कुषाण और गुप्तकालीन सिक्कों से आर्थिक स्थिति और व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। धार्मिक और सांस्कृतिक विकास। सांची, भरहुत और अजंता की खुदाई से बौद्ध धर्म के प्रभावों का पता चलता है। एल्लोरा, मामल्लपुरम और कोणार्क के मंदिरों से हिंदू धर्म की वास्तुकला और परंपराएं समझने में मदद मिलती है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्तूप, चैत्य और विहार तत्कालीन धार्मिक संरचना को दर्शाते हैं। व्यापार और समुद्री संबंध। लोथल और अरिकामेडु की खुदाई से भारतीय व्यापारियों के मेसोपोटामिया, रोम और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। दक्षिण भारत में रोमन सिक्कों की खोज से दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संबंधों की पुष्टि होती है। पुरातत्व विज्ञान की सीमाएं और चुनौतियां। लिखित साक्ष्यों की कमी। प्राचीन भारतीय इतिहास के कई पहलू सिर्फ पुरातात्विक प्रमाणों से पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाते। सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिससे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। व्याख्या की कठिनाइयाँ। पुरातात्विक खोजों की विभिन्न व्याख्याएं हो सकती है, जिससे सटीक निष्कर्ष निकालना कठिन होता है। भौतिक अवशेषों की क्षति। प्राकृतिक आपदाएं, अतिक्रमण और अवैध खुदाई से कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल नष्ट हो गए हैं। अन्य स्रोतों पर निर्भरता। पुरातत्व केवल भौतिक प्रमाण प्रदान करता है, लेकिन इसे साहित्यिक, भाषाई और आनुवंशिक अनुसंधानों के साथ मिलाकर अध्ययन करना आवश्यक होता है। निष्कर्ष। पुरातत्व विज्ञान प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने का एक सशक्त माध्यम है, खासकर प्रागैतिहासिक और आदि ऐतिहासिक युगों के लिए। यह हमें नगर निर्माण, धार्मिक परंपराओं, आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक विकास की ठोस जानकारी प्रदान करता है। हालांकि इसकी सीमाओं के कारण इसे साहित्यिक और अभिलेखीय स्रोतों के साथ मिलाकर देखना आवश्यक है। आधुनिक तकनीकों जैसे कार्बन डेटिंग, सैटेलाइट इमेजरी और डीएनए विश्लेषण से इस क्षेत्र में और अधिक प्रगति हो रही है। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर चर्चा कीजिए। हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसका विस्तार वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक था। यह सभ्यता उत्तर में हिमालय से दक्षिण में गुजरात तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व में गंगा यमुना के मैदानों तक फैली हुई थी। एक हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास स्थित था। प्रमुख स्थल। हड़प्पा, पंजाब, पाकिस्तान। पहला खोजा गया हड़प्पाई नगर, जो नगर नियोजन और ईंट निर्मित भवनों के लिए प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो, सिंध, पाकिस्तान। सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर, जहां महान स्नानागार,
ग्रेट बाथ स्थित है। गनवेरीवाला, पाकिस्तान, एक प्रमुख नगर जो अभी पूरी तरह खुदाई में नहीं आया है। 2 पश्चिमी विस्तार, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान। शोरतुगई, अफगानिस्तान, अमू दरिया नदी के पास स्थित हड़प्पाई व्यापार का प्रमाण। मेहरगर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, प्रागैतिहासिक स्थल जहां कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, अरब सागर के पास स्थित एक बंदरगाह। 3 पूर्वी विस्तार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, भारत। राखीगढ़ी, हरियाणा, भारत, सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल जो उन्नत नगर नियोजन दिखाता है। बनावली, हरियाणा, भारत, व्यापार और कृषि का प्रमुख केंद्र। आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, भारत, गंगा घाटी का पूर्वी छोर जो व्यापार संबंधों का प्रमाण देता है। 4 दक्षिणी विस्तार, गुजरात, भारत। गुजरात के हड़प्पाई स्थलों में समुद्री व्यापार और तटीय नगरों के प्रमाण मिलते हैं। धोलावीरा, जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध। लोथल, एक प्रमुख बंदरगाह नगर जहां गोदी यार्ड मिला है। सुरकोटला, यहां घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। 5 उत्तरी और हिमालयी विस्तार। मंडा, जम्मू, भारत, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो कश्मीर से व्यापारिक संपर्क दर्शाता है। कोट डीजी, पाकिस्तान, पूर्व हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण। 6 हड़प्पा व्यापार मार्ग और संपर्क। इस सभ्यता के मेसोपोटामिया, ओमान और मध्य एशिया से व्यापारिक संबंध थे। सिंधु, घग्गरकरा, संभावित सरस्वती और नर्मदा नदियों ने व्यापार और नगरों के विकास में भूमिका निभाई। निष्कर्ष, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 15 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक था, जो इसे विश्व की सबसे व्यापक सभ्यताओं में से एक बनाता है। इसका नगर नियोजन, व्यापार और कृषि विकास भारतीय इतिहास की नींव साबित हुआ। प्रारंभिक वैदिक राजतंत्र और धर्म पर एक निबंध लिखिए। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व आर्यों के आगमन और उनके सप्त सिंधु क्षेत्र में बसने से जुड़ा हुआ है। इस काल की जानकारी मुख्य रूप से ऋग्वेद से प्राप्त होती है। समाज मुख्य रूप से गोजीवी, जनजातीय और सामुदायिक नेतृत्व पर आधारित था। धर्म में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, यज्ञ और वेदों के मंत्रों का पाठ किया जाता था। प्रारंभिक वैदिक राजतंत्र, जनजातीय संगठन। समाज मुख्य रूप से ट्राइब पर आधारित था। कई कुल, परिवार समूह मिलकर जन बनाते थे। राजा, राजन का स्थान। राजा जन का प्रमुख होता था और उसका कार्य युद्ध, प्रशासन और यज्ञ संपन्न कराना था। वह वंशानुगत या कभी-कभी निर्वाचित भी होता था। जनता की भागीदारी। राजा सभाओं, सभा और समिति की सलाह से शासन करता था। सभा बुजुर्गों की परिषद, नीति निर्माण में सहायक। समिति जनसाधारण की सभा, राजा के चयन और प्रशासन पर नजर रखती थी। केंद्रीकृत शासन का अभाव। प्रशासन सरल था और कोई विस्तृत नौकरशाही नहीं थी। युद्ध और सेना। युद्ध मुख्य रूप से गौधन, पशुधन की रक्षा के लिए होते थे। राजा की सेना में घुड़सवार और रथों का उपयोग किया जाता था। प्रारंभिक वैदिक धर्म। प्रकृति पूजा। देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों का रूप माना जाता था। मुख्य देवता थे इंद्र, युद्ध और वर्षा के देवता। अग्नि, यज्ञों के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाने वाले देवता। वरुण, ऋत, सत्य और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के देवता। सूर्य, वायु, पृथ्वी और उषा का भी पूजन होता था। यज्ञ और बलिदान। यज्ञ, सैक्रिफाइस, धार्मिक जीवन का मुख्य अंग था। किसी भी शुभ कार्य में ब्राह्मणों द्वारा मंत्रों का उच्चारण और हवन किया जाता था। देवताओं को समा, मधुर वाणी, स्वाहा, हवन और स्तुति के माध्यम से प्रसन्न किया जाता था। ऋत और धर्म का विचार। वैदिक समाज ऋत, कॉस्मिक ऑर्डर के सिद्धांत में विश्वास करता था। यह धर्म, नैतिकता की आधारशिला बना। मृत्यु और परलोक। मृत्यु के बाद स्वर्ग, इंद्रालोक या पितृलोक जाने का विश्वास था। पुनर्जन्म की अवधारणा स्पष्ट नहीं थी। ब्राह्मणों की भूमिका। ब्राह्मण यज्ञ कराने वाले मुख्य पुरोहित थे।
धर्म और समाज में उनका प्रभाव बढ़ रहा था। निष्कर्ष: प्रारंभिक वैदिक काल में राजनीतिक संगठन जनजातीय था और राजा का शासन सीमित शक्तियों तक था। धर्म में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, यज्ञ और मंत्रों का महत्व था। बाद में वैदिक परंपराएं विकसित होकर उत्तर वैदिक काल में अधिक संरचित हो गईं, जिससे समाज में राजाओं और ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ गया। भौगोलिक नेतिवाद। भौगोलिक नेतिवाद एक सिद्धांत है जिसके अनुसार मानव इतिहास, संस्कृति, समाज और आर्थिक विकास मुख्य रूप से भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं। यह विचारधारा मानती है कि जलवायु, स्थलाकृति और प्राकृतिक संसाधन किसी समाज के विकास को प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत को फ्रीडरिक रैटसल ने प्रस्तावित किया और आगे इसे एल्सवर्थ हंटिंगटन ने विकसित किया। इसके अनुसार नदी घाटियों जैसे सिंधु और नील में उन्नत सभ्यताएं विकसित हुईं, जबकि रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में समाज का विकास धीमा रहा। भारत में भौगोलिक नेतिवाद यह समझाने में मदद करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता उपजाऊ भूमि पर विकसित हुई, गंगा के मैदानों में बड़े राज्य बने और दक्षिण भारत की पहाड़ियों ने स्थानीय राज्यों को प्रभावित किया। हालांकि इस सिद्धांत की आलोचना भी होती है। आलोचकों का मानना है कि मानव बुद्धि, संस्कृति और तकनीकी विकास भी समाज को आकार देते हैं, केवल भौगोलिक परिस्थितियां नहीं। इसलिए यह विचारधारा कुछ हद तक सीमित मानी जाती है। पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग, ओल्ड स्टोन एज, मानव इतिहास का सबसे पुराना चरण है, जो लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। इस काल की मुख्य विशेषता पत्थर के औजारों का उपयोग, शिकार और भोजन संग्रह थी। इस युग के लोग गुफाओं और आश्रयों में रहते थे और मुख्य रूप से शिकारी संग्राहक थे। प्रमुख पुरापाषाण स्थल हैं: भीमबेटका, मध्य प्रदेश, जहां गुफा चित्र मिले हैं; हुंसगी, कर्नाटक; बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश, जहां पत्थर के औजार मिले हैं। पुरापाषाण युग को 3 भागों में बांटा जाता है: निम्न पुरापाषाण, लोअर पैलियोलिथिक, हाथ कुल्हाड़ी और कटर औजारों का उपयोग; मध्य पुरापाषाण, मिडिल पैलियोलिथिक, पत्थर की परतों से बने औजारों का प्रयोग; उच्च पुरापाषाण, अपर पैलियोलिथिक, उन्नत औजार, कला और धार्मिक संकेत। इस युग की प्रमुख उपलब्धियां आग का उपयोग, शिकार तकनीक और कला है, जो आगे के समाजों के लिए आधार बनी। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रेवेयर, PGW संस्कृति 1200-600 ईसा पूर्व उत्तर भारत में विकसित हुई एक प्रमुख पुरातात्विक संस्कृति थी। यह उत्तर वैदिक काल और महाजनपद युग से जुड़ी हुई है। PGW संस्कृति की मुख्य विशेषता धूसर रंग के चिकने, चाक पर बने बर्तन हैं, जिन पर काले चित्रों से सजावट की जाती थी। यह संस्कृति विशेष रूप से गंगायमुना दोआब, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में पाई जाती है। प्रमुख स्थल: हस्तिनापुर, जिसे महाभारतकालीन नगर माना जाता है; अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, जहां लौह उपकरण और कृषि के प्रमाण मिले हैं। इस संस्कृति के लोग खेती, पशुपालन और लौह उपकरणों का उपयोग करते थे, जिससे आर्थिक प्रगति हुई। इसमें मुद्रा रहित व्यापार और गांव आधारित प्रशासन देखने को मिलता है। PGW संस्कृति का प्रभाव महाजनपद काल के राजनीतिक संगठनों और नगर विकास में देखा जाता है, जिससे आगे चलकर बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। दक्षिण भारत में लौह युग। दक्षिण भारत में लौह युग 1000 ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल था, जिसमें मेगालिथिक संस्कृति से प्रारंभिक राज्य निर्माण की ओर बढ़ाव देखा गया। इस दौरान लौह औजारों और हथियारों का व्यापक उपयोग होने लगा। प्रमुख लौह युगीन स्थल: ब्राह्मगिरी, कर्नाटक; पय्यमपल्ली, तमिलनाडु; आदिचनाल्लूर, तमिलनाडु, जहां मेगालिथिक कब्रें, लोहे के औजार और आभूषण मिले हैं। लौह उपकरणों ने कृषि को विकसित किया, जंगलों की सफाई आसान हुई और स्थायी बस्तियां बनीं। इस समय उत्तर भारत और विदेशी व्यापार बढ़ा, जिसे तमिलनाडु में मिले रोमन सिक्कों से समझा जा सकता है। इस काल में चेर,
चोल और पांड्य जैसे शक्तिशाली राज्य उभरने लगे। इसी समय तमिल ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ, जो दक्षिण भारत में लिखित परंपरा की शुरुआत दर्शाता है। लौह युग ने दक्षिण भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे संगम युग की उन्नत सभ्यता का निर्माण हुआ। मौर्य काल के पूर्व में महाजनपदों के समय में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों पर एक टिप्पणी लिखिए। मौर्य काल से पूर्व 6ठी-4ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद युग में भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रारंभिक वैदिक पशुपालन व्यवस्था से आगे बढ़कर कृषि, व्यापार और नगरीकरण का विकास हुआ। कृषि का विस्तार। लौह हल और औजारों के उपयोग से खेती अधिक उन्नत हुई। गेहूं, जौ, चावल और दालों की उपज बढ़ी, जिससे अन्न उत्पादन में वृद्धि हुई। सिंचाई प्रणालियों का विकास हुआ और स्थायी कृषि बस्तियां स्थापित होने लगीं। व्यापार और वाणिज्य का विकास। उत्तर पथ और दक्षिण पथ जैसे व्यापारिक मार्गों से वाणिज्य बढ़ा। कौशाम्बी, तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र प्रमुख व्यापारिक केंद्र बने। श्रेणियों, गिल्ड्स का उदय हुआ, जिससे व्यापार और शिल्प उद्योग संगठित हुए। नगरीकरण का विस्तार। राजगृह, वैशाली और वाराणसी जैसे नगर व्यापार और प्रशासन के केंद्र बने। विशेषीकृत श्रम विभाजन बढ़ा और हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग विकसित हुए। सिक्कों का प्रचलन। छपे हुए सिक्के, करशापन, चलन में आए, जिससे वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त होने लगी। यह भारत में पहली संगठित मुद्रा व्यवस्था का संकेत था। निष्कर्ष। महाजनपद काल में अर्थव्यवस्था चरागाही से कृषि और व्यापार आधारित प्रणाली में परिवर्तित हुई, जिससे मौर्य साम्राज्य की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत पर अलेक्जेंडर, सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे भारतीय राजनीति, सैन्य व्यवस्था और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। राजनीतिक प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण से उत्तर पश्चिमी भारत के राज्य कमजोर हो गए, विशेष रूप से तक्षशिला, अंभी और पौरव, पुरु राज्य। इस आक्रमण से राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुई, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश को हटाकर मौर्य साम्राज्य स्थापित करने का अवसर मिला। भारतीय शासकों ने एकता की आवश्यकता को समझा, क्योंकि उनकी आपसी फूट ने विदेशी आक्रमण को आसान बना दिया था। सैन्य प्रभाव। भारतीय सेनाओं ने यूनानी सैन्य तकनीकों, जैसे फैलैंक्स व्यवस्था और घुड़सवार सेना से प्रेरणा ली। युद्ध में घोड़ों और उन्नत हथियारों के उपयोग में वृद्धि हुई। सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव। भारत और ग्रीक सभ्यता के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। गांधार कला शैली का विकास हुआ, जिसमें भारतीय और ग्रीक मूर्तिकला का मिश्रण था। व्यापार मार्गों का विस्तार हुआ और भारत यूनान व्यापार को बढ़ावा मिला। ऐतिहासिक प्रभाव। यूनानी इतिहासकारों अरियन, स्ट्रैबो, मेगस्थनीज ने भारत के समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था का वर्णन किया। इन विवरणों से हमें प्राचीन भारत के बारे में विदेशी दृष्टिकोण मिलता है। निष्कर्ष। हालांकि सिकंदर का शासन भारत में स्थायी नहीं रहा, लेकिन उसका आक्रमण राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य नवाचार, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाने का कारण बना। इससे मौर्य साम्राज्य के उत्थान और भारत यूनान संपर्कों में वृद्धि हुई। प्राचीन तमिलाहम में राजनीतिक समाज की क्रमागत उन्नति पर एक निबंध लिखिए। प्राचीन तमिलहम, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के कुछ भाग में राजनीतिक समाज का विकास धीरे धीरे हुआ। यह क्रमिक परिवर्तन भौगोलिक परिस्थितियों, आर्थिक विकास, युद्ध और सांस्कृतिक प्रभावों से प्रेरित था। प्रारंभ में तमिल समाज वंशीय प्रमुखों, वेलिरो, के नेतृत्व वाले जनजातीय संगठनों में बंटा हुआ था, लेकिन बाद में चेरा, चोल और पांड्य राजवंशों के रूप में संगठित राज्य विकसित हुए। प्रारंभिक जनजातीय और वंशीय समाज। तमिलहम में प्रारंभिक राजनीतिक संगठन कबीलाई और वंशीय था। समाज 5 पर्यावरणीय क्षेत्रों 3 में बंटा था। कुरिंजी, पहाड़ी क्षेत्र, योद्धा और शिकारी। मुल्ला, वन क्षेत्र, पशुपालक समुदाय। मरुदम, मैदानी क्षेत्र, कृषि प्रधान समाज। नेथल, तटीय क्षेत्र, मछुआरे और व्यापारी।
पालय, मरुस्थली क्षेत्र, भटकते कबीले और योद्धा। प्रत्येक क्षेत्र के स्थानीय शासक वेलिर, वंशीय सरदार, कहलाते थे, जो कर वसूलते और सेना का संचालन करते थे। 2 संगम युगीन राज्यों का उदय। ईसा पूर्व 3री शताब्दी से 3री शताब्दी ईस्वी तक संगठित राज्यों का निर्माण हुआ। चेरा, चोल और पांड्य राजवंश स्थापित हुए, जिन्होंने व्यापार, प्रशासन और सैन्य शक्ति को विकसित किया। इन राज्यों ने संगम साहित्य को संरक्षण दिया और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया। रोम और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों से आर्थिक समृद्धि बढ़ी। 3 प्रशासनिक व्यवस्था। शासक वेंदन, राजा, होता था, जिसे सहायक मंत्रियों और सेनापतियों की सहायता मिलती थी। अमैचर, मंत्री, प्रशासनिक सलाहकार। पर, सेनापति, सैन्य संचालन का प्रमुख। कुडियार, नागरिक वर्ग, ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रशासन में भाग लेते थे। प्रशासनिक विभाजन। नाडु, प्रांत, क्षेत्रीय सरदारों द्वारा प्रशासित। ऊर, गांव, स्थानीय पंचायतों द्वारा शासित। 4 युद्ध और विस्तार की भूमिका। तमिल समाज में युद्ध एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधि थी। चोल, चेरा और पांड्य शासकों के बीच क्षेत्रीय युद्ध और शक्ति संघर्ष आम थे। वीरता को सम्मानित करने के लिए वीर गल्लू, वीर पत्थर बनाए जाते थे। 5 धर्म और संस्कृति का राजनीतिक प्रभाव। शासकों ने तमिल संस्कृति, मंदिर निर्माण और साहित्य को संरक्षण दिया। मूवेंदर, 3 महान शासक चोल, चेर, पांड्य की अवधारणा ने तमिल समाज को एकजुट किया। शैव और वैष्णव परंपराओं का राज्य प्रशासन पर प्रभाव पड़ा। निष्कर्ष। प्राचीन तमिलहम का राजनीतिक समाज प्रारंभिक जनजातीय संरचना से संगठित राज्यों तक विकसित हुआ। युद्ध, व्यापार और सांस्कृतिक संरक्षण ने प्रशासन को मजबूत किया। इन प्रारंभिक राज्यों ने पल्लव और चोल साम्राज्यों के लिए आधार तैयार किया, जिन्होंने बाद में दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास को और समृद्ध किया। मौर्य राज्य संबंधी धारणाएं। मौर्य साम्राज्य 321-185 ईसा पूर्व, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, प्राचीन भारत का सबसे संगठित और केंद्रीयकृत साम्राज्य था। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों में मौर्य राज्य के बारे में अलग अलग धारणाएं मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें मौर्य राज्य को एक शक्तिशाली और केंद्रीयकृत प्रशासन के रूप में दर्शाया गया है। इसमें अमात्य, मंत्री, महामात्र, अधिकारी और राजुक, राजस्व अधिकारी जैसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं। राज्य का नियंत्रण व्यापार, कर प्रणाली और कृषि पर था। मेगस्थनीज का इंडिका, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बताया, जहां राजा न्याय और जनहितकारी नीतियों को अपनाता था। उसने पाटलिपुत्र को एक संगठित और सुरक्षित नगर बताया। अशोक के अभिलेख, अशोक के शासनकाल में राज्य की नीतियां धम्म, नैतिक शासन पर आधारित थीं, जिसमें अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया गया। पौराणिक दृष्टिकोण, कुछ पुराणों में मौर्य वंश को नकारात्मक रूप में चित्रित किया गया और उनके पतन का कारण आंतरिक संघर्ष बताया गया। निष्कर्ष। मौर्य राज्य को कुछ इतिहासकार संगठित प्रशासनिक शक्ति मानते हैं, तो कुछ इसे धार्मिक एवं नैतिक शासन प्रणाली के रूप में देखते हैं। कुषाण साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य 1st से 3य शताब्दी ईस्वी, मध्य एशिया से आए युएजी जनजाति के राजाओं द्वारा स्थापित एक शक्तिशाली साम्राज्य था। कनिष्क का शासन। कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध कनिष्क 78-144 ईस्वी था, जिसने बौद्ध धर्म, व्यापार और कला को बढ़ावा दिया। उसने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया और महायान बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया। व्यापार और अर्थव्यवस्था। कुषाण साम्राज्य ने रेशम मार्ग, सिल्क राउट को नियंत्रित किया, जिससे भारत, चीन, मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार बढ़ा। कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए, जो पूरे दक्षिण एशिया में प्रचलित रहे। संस्कृति और कला। गांधार और मथुरा कला का विकास हुआ, जिसमें ग्रीक, ईरानी और भारतीय शैलियों का मिश्रण देखा जाता है। कुषाण सिक्कों और अभिलेखों में बौद्ध, हिंदू और पारसी देवी देवताओं का चित्रण मिलता है। निष्कर्ष। कुषाण साम्राज्य ने राजनीतिक एकीकरण,
व्यापारिक समृद्धि और सांस्कृतिक समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया। मौर्य काल के बाद के दक्कन क्षेत्र में तोल और माप। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन क्षेत्र में सातवाहन, इक्ष्वाकु और चुटु राजवंशों 200 ईसा पूर्व 300 ईस्वी का उदय हुआ। इन राज्यों में व्यापार और कर संग्रह को नियमित करने के लिए एक संगठित तोल और माप प्रणाली विकसित हुई। तोला प्रणाली। सातवाहनों ने 1.8 ग्राम के गुणकों पर आधारित एक मानकीकृत तोल प्रणाली विकसित की। धातु और पत्थर के तोल व्यापारी और सरकारी अधिकारी उपयोग करते थे। मापन इकाइयाँ। अनाज मापने के लिए द्रोण और आधक इकाइयाँ प्रचलित थीं। भूमि मापन के लिए हस्त, क्यूबिट और योजन का उपयोग किया जाता था। सिक्के और व्यापार। सातवाहनों ने सीसा, तांबे और चांदी के सिक्के जारी किए, जिन पर ब्राह्मी लिपि में लेख अंकित थे। दक्षिण भारत में रोमन सिक्के पाए गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे। श्रेणियों, गिल्ड्स की भूमिका। व्यापारी संघों, श्रेणियों ने व्यापार में एक समान तोल और माप लागू करने में सहायता की। निष्कर्ष। मौर्य काल के बाद दक्कन में तोल और माप की मानकीकरण प्रणाली से व्यापार, कराधान और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिला। तमिल वीर कविताएं। तमिल वीर कविताएं, जिन्हें पुरम काव्य कहा जाता है, संगम साहित्य 300 ईसा पूर्व 300 ईस्वी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कविताएं युद्ध, वीरता और राजाओं की महानता का वर्णन करती है। मुख्य ग्रंथ पुर्नानूरू और पतिट्टुपत्तु प्रमुख वीर काव्य ग्रंथ हैं। इन कविताओं में युद्ध, सम्मान और वीरता को केंद्र में रखा गया है। वीर काव्य के विषय। युद्ध और शौर्य। ये कविताएं तमिल योद्धाओं की वीरता और बलिदान का गुणगान करती है। वीर गल्लू, वीर पत्थर मृत योद्धाओं की स्मृति में बनाए गए स्मारक पत्थरों का वर्णन इन कविताओं में मिलता है। राजाओं की उदारता। तमिल शासकों को उदार और प्रजापालक बताया गया है, जो अपने योद्धाओं और कवियों को सम्मानित करते थे। प्रसिद्ध योद्धा राजा करिकाल चोल, नेडुंजेलियन पांड्य और सेंगुट्टुवन चेर जैसे राजा इन कविताओं में नायक के रूप में चित्रित है। उनकी युद्ध विजय और प्रशासनिक सफलता को काव्य रूप में अमर किया गया। निष्कर्ष। तमिल वीर कविताएं युद्ध परंपराओं का गौरवगान करती है और तमिल समाज में राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने में मदद करती है। इन कविताओं ने आगे चलकर चोल और पांड्य साम्राज्यों के ऐतिहासिक वर्णन का आधार तैयार किया।